हाय गाइस, दिस इज नारायण गुजर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय नारायण गुजर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6, जो कि आपके आने वाले एनटीए नेट जून 2020 के साथ साथ डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, पीजीटी इकोनॉमिक्स के होने वाले एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। साथ ही ये वीडियोस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स, कॉलेज लेक्चरर, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट व हर उस कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे जहां भी अर्थशास्त्र का पार्ट आता है। तो न्यू वीडियोस और न्यू अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6। आज का पहला सवाल है, राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां हैं उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, उपरोक्त सभी। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना की कुल 3 विधियां चलती है, उत्पाद विधि प्रोडक्ट मेथड, आय विधि इनकम मेथड और व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी वस्तुओं को शामिल करते हैं? देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में जो वस्तुएं शामिल करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंतिम वस्तुएं होती है। यहां ऑप्शन देखिए, मध्यवर्ती वस्तुओं सेवाओं को गलत, अर्धनिर्मित वस्तुओं सेवाओं को गलत, अंतिम उपभोग की वस्तुओं सेवाओं को और कच्चे माल को। कच्चा माल भी नहीं होगा। मध्यवर्ती वस्तुएं, कच्चा माल, अर्धनिर्मित वस्तुएं वे वस्तुएं होती जो आगे चलकर किसी और वस्तु में बढ़ेगी। इसको बोलते हैं दोहरी गणना की समस्या। अगर हम इन वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल कर लेते हैं तो आगे चलकर इनका मूल्य दूसरी वस्तु में जुड़ा होता है, अर्थात एक ही वस्तु का मूल्य हम 2 बार जोड़ लेते हैं। तो दोहरी गणना को समस्या को खत्म करने के लिए हम मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य ही राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा। अर्थात आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतिम उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं को। अगला सवाल, राष्ट्रीय आय की किस विधि में दोहरी गणना की त्रुटि की संभावना है? देखिए, अभी मैंने बताया था दोहरी गणना की समस्या। आपके ऑप्शन है व्यय विधि, उत्पादन विधि, आय विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्पाद विधि जो है प्रोडक्ट मेथड, एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत समस्त वस्तुओं सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसके मूल्य के जोड़ को से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो जब उत्पादन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सिर्फ अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाएगा, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। तो दोहरी गणना की समस्या कहां उत्पन्न होती है? उत्पाद विधि के अंतर्गत। क्लियर? अगला सवाल, राष्ट्रीय आय की आय विधि गणना घटक नहीं है मजदूरी व ब्याज, लगान, किराया भाड़ा, मिश्रित आय व लाभ, अंतिम उपभोग्य वस्तुएं व सेवाएं। देखिए, ये तीनों के तीनों जो हैं वो आय विधि घटक है, अर्थात मजदूरी, ब्याज, लगान, किराया भाड़ा, मिश्रित आय व लाभ। ये सभी वो आय हैं देश के सभी लोगों द्वारा जो आय प्राप्त की जाती है उसको जोड़ने से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अंतिम उपभोग्य वस्तु सेवाओं का जो टॉप कॉन्सेप्ट है ये उत्पाद विधि में आता है, आय विधि के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, हरित लेखांकन में किस पर विचार किया जाता है? अंधाधुंध औद्योगिकीकरण पर, तीव्र रोजगार वृद्धि पर, पर्यावरण की हानि पर, निजी उपभोग के तीव्र वृद्धि पर। तो हरित लेखांकन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, पर्यावरण की हानि पर राइट आंसर। अगला सवाल, यहां मुद्रा के चैप्टर से क्वेश्चन है। निम्न में से M2 ज्ञात कर सकते हैं। यहां मुद्रा की पूर्ति का M2 मेजरमेंट आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं, M3 प्लस डाकघर बचत संस्थाओं की कुल जमाएं, C प्लस DD, M1 प्लस डाकघर बचत संस्थाओं की कुल जमाएं। देखिए, C प्लस DD प्लस OD से निकलता है M1, तो ये नहीं होगा। M3 प्लस डाकघर की बचत जमाएं होता ही नहीं है। क्लियर? क्योंकि डाकघर की बचत जमाएं M3 में नहीं जुड़ती है। M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल जमाओं से निकलता है M3, अर्थात ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएंगे। M2 निकलेगा M1 प्लस डाकघर बचत संस्थाओं की कुल जमाएं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्य मुद्रा का मुख्य कार्य है? देखिए,
प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन होता है। प्राइमरी फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके लिए हमने मुद्रा का आविष्कार किया। तो यहाँ ऑप्शन है विनिमय का माध्यम, नोटों का मापन, बिलों का भुगतान और साधनों की कार्यकुशलता। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य दो ही हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। उसमें से यहाँ जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है विनिमय का माध्यम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मुद्रा का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? देखिए, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक तो प्राथमिक कार्य है, साख का आधार भी इसका कार्य होता है जो द्वितीय कार्य में होता है, मगर मूल्य में स्थिरता लाना मुद्रा का कार्य नहीं है। मूल्य डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करते हैं, तो मूल्य में स्थिरता लाना ये मुद्रा का कार्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम, जहां एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का लेन देन किया जाता है, उसमें होने वाली प्रमुख कठिनाई कौन सी है? दोहरे संयोग का न मिलना, बिल्कुल दोहरा संयोग नहीं मिलता है। मुद्रा मूल्य ज्ञात न होना, वस्तु के बदले वस्तु लेते तो उसका मुद्रा में क्या मूल्य वो ज्ञात नहीं कर पाते हैं। भावी बचत संभव नहीं है, आज मैंने जो काम किया उसे मैं फ्यूचर के लिए बचा के नहीं रख सकता हूँ। ये सारे के सारे दोष जो हैं वो वस्तु विनिमय में मौजूद थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, वस्तु के बदले वस्तु खरीदने की प्रक्रिया कहलाती है और इसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। अगला सवाल है, व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य है। देखिए, यहाँ कॉमर्शियल बैंक पूछा गया है, व्यापारिक बैंक अलग होता है, केंद्रीय बैंक अलग होता है। जमाएं स्वीकार करना व ऋण प्रदान करना, नोट निर्गमन करना, सरकार के बैंकर का कार्य और बैंकों को आर्थिक सहायता पहुंचाना। सभी को पता होगा कि नोट निर्गमन आरबीआई करता है, व्यापारिक बैंक नहीं करते हैं। सरकार का बैंकर आरबीआई होता है, व्यापारिक बैंक नहीं होते। बैंकों को आर्थिक सहायता भी आरबीआई पहुंचाता है, अर्थात ये तीन जो फंक्शन है वो आरबीआई के हैं। पब्लिक से जमाएं स्वीकार करना और ऋण देना कार्य व्यापारिक बैंकों का होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, निम्न में से कौन से जमा खाते में सर्वाधिक ब्याज दर देय है? आपके ऑप्शन है चालू खाता, आवर्ती जमा खाता जिसे आरडी बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, बचत खाता, सेविंग अकाउंट, और स्थायी जमा खाता जिसे बोलते हैं एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। देखिए, चालू खाता ऐसा खाता होता है जहां आपको व्यवसाय के लिए मिलता है। यहाँ जमा कराने की और निकालने की कोई लिमिट फिक्स नहीं होती है, कितनी ही बार पैसा जमा करा सकते हैं, निकाल सकते हैं, मगर उस कंडीशन में चालू खाते में बैंक कोई भी ब्याज नहीं देता है। बचत खाते में एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सर्वाधिक ब्याज मिलता है हमें सावधि जमाओं पे, जो एक अवधि के लिए जमा करी जाती है। उसमें आती दो जमाएं, आरडी और एफडी। उसमें भी जो ज्यादा ब्याज मिलता है वो एफडी पे मिलता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एफडी। अगला ऑप्शन, एटीएम सुविधा क्या है? 24 घंटे बैंक काउंटर खुला रखना, बैंक से तत्काल ऋण सुविधा, स्वचालित कंप्यूटरीकृत मशीन से 24 घंटे बैंकिंग सुविधा, बैंकों का सामान्य टेलर अकाउंट। नाम से ही क्लियर है कि 24 घंटे बैंक काउंटर नहीं खुला रहता है, बैंक से तत्काल ऋण नहीं मिलता है और बैंक का सामान्य टेलर अकाउंट नहीं होता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन अर्थात स्वचालित कंप्यूटरीकृत मशीन से 24 घंटे आपको बैंकिंग सुविधा मिलती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोबाइल बैंकिंग के लिए क्या आवश्यक है? स्मार्टफोन, इंटरनेट, बैंक अकाउंट। देखिए, मोबाइल बैंकिंग के लिए आपके पास तीनों ही होने चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कौन सी योजना के तहत लोग अपना खाता बैंक में निशुल्क खुलवा सकते हैं? प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री राहत कोष योजना, राष्ट्रीय बचत योजना। तो ये जो स्कीम थी जिसमें हर बंदा अपना अकाउंट खुलवा सकता था वो थी प्रधानमंत्री जनधन योजना, और इसका स्लोगन था मेरा खाता भाग्य विधाता। क्लियर? तो ये था इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई सजेशन हो या किसी स्पेसिफिक टॉपिक में आपको डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल से जुड़ी सभी जानकारी के अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।